तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का स्पेसक्राफ्ट रात 11:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। इसी स्पेस स्टेशन से धरती की सबसे धड़कती तस्वीर जो है वो सामने आई है। इस तस्वीर में अंतरिक्ष से नीली धरती को देखा जा सकता है। हमारी धरती बादलों से ढकी नजर आ रही है। ये तस्वीर महज कुछ सेकंड की है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीर आखिर हम तक पहुंची कैसे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें उस वक्त की है जब भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मोर का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। दोनों नीले रंग की फ्लाइट सूट पहने नजर आए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने पे वहां पहले से मौजूद साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तालियां बजाकर इन दोनों का स्वागत हुआ। हवा में लहराती हुई सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों को एक एक करके गले लगाया। इससे पहले रात 11:03 पर सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। हालांकि उसे बीती रात 9:45 पे पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में आई परेशानी के कारण ऐसा नहीं हो सका। तो दूसरे प्रयास में स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक कराने में भी सफलता मिली। तो बोइंग का स्टारलाइनर मिशन बुधवार 5 जून को भारतीय समय अनुसार रात 8:22 पर लॉन्च हुआ था। विल्मोर और विलियम्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट और उसके सब सिस्टम का टेस्ट करने के लिए करीब एक हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे। तो इस मिशन की कामयाबी पर इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट हो जाएंगे। ये इस अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान है और सुनीता विलियम्स इसमें उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। जून के 6 दिन बीत चुके हैं और मानसून अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन उत्तर भारत में गर्मी का असर अभी भी बना है। इस बीच अच्छी खबर मौसम विभाग ने दी है। आईएमडी ने कहा है कि अब उत्तर भारत में हीट वेव के लौटने की उम्मीद नहीं है। हालांकि उत्तर भारत में गर्मी से राहत के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून के बादल दस्तक दे चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो गर्मी और बादलों की छाव का दौर उत्तर भारत के इलाकों में बना रह सकता है। दिल्ली में दिन की धूप के बाद शाम को बादलों के आने जाने का दौर जारी है और मौसम के इस मिजाज ने दिल्ली एनसीआर वालों को कुछ राहत तो दे दी है। पूरब, पश्चिम और उत्तर भारत में गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देश में मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन तपिश में कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से नहीं, लेकिन हीट वेव से लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि खासकर दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी हो गई है, जिससे कुछ दिनों तक गर्मी नहीं सताएगी। अभी तक जो सिनेरियो जब तक ये क्लाउड रहेगा, नेचुरली टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते नहीं है। अब 3 दिन तो ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई हीट वेव का अलर्ट नहीं है इसके लिए। मौसम विभाग ने बुधवार की रात से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई थी, जो सही साबित होती दिख रही है। बुधवार को आंधी और हल्की बारिश की वजह से तापमान में कमी देखी जा रही है। वैसे ही गुरुवार यानी 6 जून की रात को भी धूल भरी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पारा भी नीचे आ गया है। वैसे गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने, धूल भरी आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे ही देश में मानसून की एंट्री होती है, गर्मी की तपिश कम होने लगती है। पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहता है, लेकिन हीट वेव से निजात मिल जाती है। मानसून तेजी से देश के दक्षिणी राज्यों तक पहुंच चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश के अलग अलग इलाकों में बारिश सूरज की तपिश से राहत लेकर आई है। कहीं झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, तो कहीं तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को कूल कर दिया है।
राहत की बारिश सिर्फ उत्तर में ही नहीं, पूर्वी भारत में राहत का पैगाम लेकर आई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वाशिम में बारिश की वजह से पारा 40 से नीचे चला गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश से वातावरण में ठंडक महसूस की जा रही है। तो वहीं कुल्लू और मसूरी और देहरादून में लोग गर्मी से निजात मिलने पर राहत की सांस ले रहे हैं। नवी मुंबई और गुवाहाटी में बारिश झमाझम हो रही है। प्री मानसून की बारिश के बीच मानसून भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान होता दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं और अपने तय वक्त से पहले अपने रूट पे आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी मानसून की एंट्री हो गई है और आने वाले 10 जून को ये मुंबई पहुंच जाएगा। सामान्य तौर पर 1 जून को मानसून केरल तट पर दस्तक देता है और उसी दिन से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में इसका बेसब्री से इंतजार शुरू हो जाता है। इस बार तो मानसून ने 2 दिन पहले ही केरल में दस्तक दे दी है, इसलिए लोगों की बेसब्री बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून तेजी से देश के दक्षिणी इलाकों में फैलता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 10 जून तक मुंबई पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री तो हो गई है और करीब आधे महाराष्ट्र को मानसून ने कवर भी कर लिया है। पूरा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के काफी हिस्से तक मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि आने वाले 3 से 4 दिन में मानसून महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा तक अपनी पहुंच बना लेगा। मानसून की पूर्वी शाखा की रफ्तार काफी कम है, इसलिए उत्तर पूर्वी भारत में अभी बारिश की संभावना कम है। आज हमने थोड़े महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए, ऑलमोस्ट कर्नाटक पूरा कवर हो गया, तेलंगाना के काफी हिस्से कवर हो गए, आंध्र प्रदेश के हिस्से काफी कवर हो गए और स्लोली आने वाले दिनों में जो कर्नाटक के महाराष्ट्र के बाकी हिस्से थोड़े कवर रहेंगे और साउथ छत्तीसगढ़ जहाँ उड़ीसा के हिस्से कवर करेगा। लेकिन इस साइड पर प्रोग्रेस होने का अभी काफी स्लो है। वही कारण है कि जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए जहाँ पे भी हम हीट वेव का ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है और अभी तक आने वाले दिनों में तो 10-15 दिनों में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि स्लोली जो ऐसे आगे प्रोग्रेस करेगा तो अभी ज्यादा हमें लगने लगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की स्थिति सामान्य है और अगले हफ्ते तक उत्तर भारत में दस्तक देने की उम्मीद है। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि आने वाले 10 दिनों में मानसून यूपी वालों को भीषण गर्मी से निजात दिला सकता है। यानी फिलहाल गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है तो यहां के लिए मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले 25 जून तक मानसून दिल्ली में सक्रिय होगा, यानी अभी दिल्ली के लिए मानसून दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खुशनुमा मौसम के बाद चलिए आपको खुशनुमा वादियों में लिए चलते हैं। ऐतिहासिक और देश के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स को फिर से संवारने की तैयारी चल रही है। ये गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में है और इसे अंग्रेजों के वक्त आबाद किया गया है। वक्त के साथ इसकी रौनक फीकी पड़ गई, लेकिन अब फिर से इस गोल्फ कोर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। देखिए गुलमर्ग से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स। इस गोल्फ कोर्स के दिन अब बहुरने जा रहे हैं। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को पहले जैसा रुतबा दिलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने फैसला लिया है कि गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स को उसी तरह की हैयत और हैसियत दी जाएगी जो दशकों पहले इस गोल्फ कोर्स की थी। दरअसल गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है, जो अंग्रेजों ने आजादी से पहले गोल्फ खेलने के लिए बनाया था। अब इस गोल्फ कोर्स को नवीन बनाकर यहाँ पर सब सुविधाएं रखी जाएंगी ताकि गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों और डेलीगेट्स के लिए यहाँ पर गोल्फ खेलने का अवसर मिले। पर्यटन विभाग और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोशिश इस गोल्फ कोर्स की आइकॉनिक हैसियत लौटाने की है। आने वाले समय में गुलमर्ग में पर्यटक गोल्फ का पूरा लुत्फ उठाते नजर आएंगे।
गोल्फ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं, इट इज द सेकंड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्सेज। तो गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को इस साल हमने टारगेट रखा है जीटीए ने, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, कि इसको वही पुरानी जो इसकी हैयत थी, जो इसकी आइकॉनिक प्लेस थी, वो हम रेस्टोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसको रेस्टोर करने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 महीनों में यहाँ पे एक अच्छा सा टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करें। गुलमर्ग की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। पर्यटक यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने के साथ साथ यहाँ गोल्फ खेलने भी आते हैं। लिहाजा अब गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को और प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ और ज्यादा पर्यटकों की आमद हो। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं मेघालय। मेघालय इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मेघालय में इन दिनों बारिश से तापमान 22 से 23 डिग्री चल रहा है। लिहाजा मेघालय की खूबसूरती को निहारते और तपती धूप से राहत पाने के लिए भारी संख्या में लोग मेघालय का रुख कर रहे हैं। मेघालय की इन खूबसूरत तस्वीरों को देखते हुए वहां पर सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम का मजा लेने का इंतजार कर रहे हैं। मेघालय में इस वक्त टेम्परेचर 22 डिग्री है और मैदानों में गर्मी की वजह से लोग अब मेघालय का रुख कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में भी भीषण गर्मी से जंगलों में आग लग रही है। हल्द्वानी के रामनगर के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए वनकर्मियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। ज्यादातर इलाकों में आग पर वन विभाग ने काबू भी पा लिया है। जल्द ही धधक रहे जंगलों पर काबू पा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से पूरे जंगल जो है वो आग की चपेट में आ गए हैं और लगातार वन विभाग जो है वो कड़ी मशक्कत कर रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए। बात नहीं सरकार के गठन की। रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण से जुड़ी तैयारियां जो हैं वो तेजी से जारी हैं। इस बीच खबर है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है। ये खास मेहमान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन बनाई गई है। साथ ही मंत्रालयों के दफ्तर बनाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही वंदे भारत और मेट्रो में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इनमें सफाई कर्मचारी, केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी और कुछ ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में कई पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को भी न्योता दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब तक शपथ ग्रहण को लेकर क्या क्या खबरें हैं और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक शुरू हो रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये लगातार तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी फिर से संभालेंगे। अब तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। पहले ये तारीख 8 जून थी, लेकिन बाद में ये तारीख 9 जून हो गई। शपथ ग्रहण समारोह इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। इस प्रोग्राम में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मजदूरों को न्योता दिया गया है। यही नहीं, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार ट्रांसजेंडर और सफाई कर्मियों की भी मौजूदगी रहने वाली है। शपथ ग्रहण को लेकर सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। कहा जा रहा है कि इस मोदी सरकार में यूपी की हिस्सेदारी घट सकती है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। हालांकि इसे लेकर अभी तक पुख्ता तौर पे किसी और से कुछ नहीं कहा गया। सूत्रों की माने तो इस बार मोदी सरकार में टीडीपी के 4 मंत्री हो सकते हैं, तो वहीं जेडीयू के 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। खबर यह भी है कि शिवसेना और चिराग पासवान को मोदी की नई सरकार में 2-2 मंत्रालय मिल सकते हैं।
तो दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच सियासी दलों की बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के ज्यादातर सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। बैठकों के बीच गर्मी में खुद को फिट करने के लिए गोरखपुर से सांसद रवि किशन सुबह के वक्त पार्क में कसरत करने निकल पड़ते हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने रवि किशन से कुछ खास बातचीत की। आप भी सुनिए। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, मौसम भी गर्म है और इस गर्म मौसम में यहां लुटियंस में एक एमपी हमें मिले हैं जो धड़ाधड़ पसीना बहाए जा रहे हैं। रवि किशन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये इतनी तेज गर्मी में आपने चुनाव प्रचार किया, आप पसीना बहा रहे हैं यहाँ पे। यही होना चाहिए। 45-1 आवर शरीर को देना जरूरी। वो आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों से लड़ने के लिए रोज मजबूत करता। और ये मुझे लगता है कि सारे युवाओं को एवरीबॉडी शुड डू इट एनी एज। आई एम 54, मैं 54 साल के हो गए आप। जी। सो ये मेरी लोग कहते हैं कैसे तुम 3 महीने चलते रहे, 550-600 सभाएं नुक्कड़ कैसे की इस गर्मी में। तो यही चीज हमको बचाए रखी उस लू से, उस गर्मी से, और पॉजिटिविटी रखी। इतनी सारी नेगेटिविटी जो चल रही थी पूरे देश में विरोधियों द्वारा, और उस नेगेटिविटी को गोरखपुर में एंट्री करने नहीं दिया। रवि किशन जी, यूपी ने इस बार तो थोड़ा झटका दे दिया भाजपा को। जो उम्मीद कर रहे थे उससे काफी कम सीटें आ गई। जी, ये चिंतन का विषय। मोदी जी हैं, पूज्य योगी महाराज जी, ये सब बड़े बहुत वरिष्ठ नेता, एक्सपीरियंस्ड। उस पर बैठा जाएगा और कोई बात नहीं, अगली बार इसको जीत लिया जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगली बार डेफिनेटली ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, हम ये सारी सीटें जीत लेंगे। इससे कोई चिंता नहीं है। सरकार बन रही है, देश का विकास होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों का कल्याण करेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। ये सब रिकॉर्ड रखिएगा और शांति से चलेगी विथ ऑल दिस गठबंधन। और दिल्ली में एक ऐसे एक्सपो का आयोजन किया गया है जिसमें एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इस एक्सपो में महज साल भर में 9 करोड़ लीटर पानी बचाने का फॉर्मूला मौजूद है, तो पर्यावरण को नुकसान से बचाने की तरकीब भी। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में देश का पहला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एक्सपो की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हो रहे इनोवेशन और स्टार्टअप को इसमें खास जगह मिली है। इस एक्सपो में 80 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 6 जून से शुरू हुआ ये एक्सपो 9 जून तक चलेगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर सकती हैं, और हमें उम्मीद है ये यशोभूमि में हो रहा है दिल्ली में पहली बार। अगले साल ये और भी बड़ा बनेगा शो, और ये 2 दिन और है। तो मैं चाहूंगी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसको भी सोर्सिंग करनी है वो इस शो को जरूर विजिट करें। आप इस एक्सपो में आकर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। मसलन पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ये मशीन बेहद कारगर है। पानी की टंकी से होने वाले ओवरफ्लो को रोकना इसकी खासियत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाती है। टंकी में पानी कम होने पर मोटर खुद स्टार्ट हो जाएगा और 95% भरने पर बंद। ठीक है, जैसे अभी पानी हमारा कम हो रहा है, हम घर में दिखा रहे हैं यूसेज हमारे घर के अंदर पानी रेगुलरली कम होता जा रहा है। एज सुन एज लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे एक सर्टेन लेवल हमने अपने यहाँ पे सेट किया हुआ है। इस तकनीक के जरिए दिल्ली में एक साल में 9 करोड़ लीटर पानी बचाया जा चुका है। तो जैसे हमारा टैंक खाली रहा, मोटर जो हमारी बोर्ड की मोटर जो कॉर्पोरेशन मोटर से अपने आप स्टार्ट होंगी, टैंक को 95% पे फिल अप करके मोटर्स अपने आप बंद करेंगे। उन टाइम्स के अकॉर्डिंग मोटर्स अपने आप स्टार्ट होती हैं। चेक रेगुलर करते हैं कि पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। टैंक के लेवल के हिसाब से उनको ऑन एंड ऑफ करके कंप्लीट ऑटोमेशन कर देती हैं। दैट मीन्स वंस आप ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो, पानी की वेस्टेज आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। इवन हमने 2021 में एक रिकॉर्ड निकाला था कि हमने 9 करोड़ लीटर्स हमने पानी सेव किया था सिर्फ इस प्रोडक्ट से। 9 करोड़ लीटर 9 करोड़ लीटर पूरे एक साल के अंदर। 1 साल का रिकॉर्ड है ये। कितनी जगह का डेटा है? सिर्फ दिल्ली एनसीआर का या फिर एनसीआर का डेटा है सिर्फ ये? दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर में 9 करोड़ लीटर। सो बेसिकली हम अपने आप को ये भी बोलते हैं कि हम वाटर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कि अगर ये 9 करोड़ लीटर जो हम हर साल वेस्ट कर रहे थे वो आप दूसरे एरियाज में सप्लाई कर सकते हो पानी। इस स्टार्टअप प्रोडक्ट की कीमत 2500 से लेकर 12,000 तक है। खास बात यह है कि इसमें मेंटेनेंस का ज्यादा झमेला नहीं है। 10 से 12 साल तक चलने वाले इस प्रोडक्ट के लिए 3 से 4 साल में एक बार मेंटेनेंस की जरूरत होगी। और आज एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरस रही, तो सोचिए ये इक्विपमेंट कितने काम का हो सकता है। मार्केट प्राइस भी ज्यादा नहीं है, जितना आप इसमें पैसा लगाएंगे शायद अपनी बिजली और पानी बचाकर
अपना पैसा न सिर्फ वसूल कर लेंगे बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी आप एक बहुत बड़ा काम कर डालेंगे। अब इस एक्सपो में मौजूद विनीति और अमित को ही देख लीजिए, जो रिसाइकल प्लांट चलाते हैं ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। पुरानी चीजें अगर आप कबाड़ी वाले को देते हैं तो उसके कई हिस्से को नदी नाले में या फिर खुले में छोड़ देते हैं, जिससे पर्यावरण को बेहद खतरा हो सकता है। लेकिन ये पुरानी चीजों को पूरे मानक के हिसाब से रिसाइकल करते हैं। लेकिन हम क्या है सर, हम प्रॉपर एक हमने प्लांट लगाया है इसका, हम प्रॉपर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रिसाइकलिंग करते हैं, प्रॉपर सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं और जो भी हमारी हजार्डस या ये सब चीजें होती है वो हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और नेक्स्ट लेवल जो भी होता है हम उसको मैथमेटिकली और जो भी हमारे पोल्यूशन से संबंधित जो भी गाइडलाइंस दी गई है हमें पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा, हम उसके हिसाब से रिसाइकल करते हैं। एक्सपो में पर्यावरण को नुकसान से बचाने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस है। लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जिस ब्रांड का आपने प्रोडक्ट खरीदा है, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसको उसकी जिम्मेदारी उस ब्रांड की है कि वो उसका वेस्ट भी संभालेगा। लेकिन कई बार जो कंज्यूमर है उसको ये बात पता नहीं है और इसीलिए आपको एक्सचेंज का ऑफर मिलता है कि आप वापस उस ई वेस्ट को लेकर एक दुकान पर पहुंचे जहां पर उसको लेकर आगे प्रोसेस किया जा सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एक्सपो में आपको इको फ्रेंडली एयरपोर्ट भी देखने को मिलेंगे, जो प्लास्टिक के वेस्ट से बनाए गए हैं। यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, पहली चीज एक तो 100% रिसाइकेबल। ये जो बना है दिस इज 65% रिसाइकेबल प्लास्टिक से बनाई है, मतलब जो वेस्ट हो जाता है प्लास्टिक उससे बनाया गया इसको। ठीक है, एक तो इसका आप डिजाइन देखिए बहुत शानदार सा है। दूसरा इसकी खास बात यह है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उस प्लास्टिक वेस्ट से इसको तैयार किया गया है। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि इसे अलग से नहीं बल्कि आप मोबाइल के जरिए ही इसे चार्ज कर सकते हैं। एक बार फुल चार्ज होने पर ये 8 घंटे चलते हैं, जबकि 10 मिनट चार्ज करने पर ये 2 घंटे तक चल सकता है। ये 100% रिसाइकल हो जाएगा जो इसका पैकेट है। और दूसरी बात, ये जिस तरह से तैयार किए गए हैं ये प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया गया है। और तीसरी बात की बैटरी नहीं है तो बहुत ज्यादा यूजेबल कि आप फोन में लगाकर इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री कम से कम अब उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है जहां पर एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। साईं बाबा के एक भक्त ने शिरडी के साईं मंदिर में 3 टन से भी ज्यादा केसर आम अर्पित किए हैं, जिसे मंदिर प्रशासन ने आम रस बनवाकर प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरण करवाया। इस विशेष प्रसाद को पाकर साईं भक्त धन्य हो गए। साईं बाबा का दरबार, जहां से है आस्था और श्रद्धा के साथ ही शांति और सुकून का सरोकार। साईं बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं, जिन्हें यहाँ का प्रसाद चखने का भी सौभाग्य मिलता है। साईं बाबा को लेकर भक्तों में एक ऐसी अपार श्रद्धा है कि वो यहाँ दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं। एक साईं भक्त ने 3 टन से भी ज्यादा केसर आम मंदिर में अर्पण किया। मंदिर प्रशासन ने मशीन से इन आमों का रस बनवाया, जिसे श्रद्धालुओं के प्रसाद में भी परोसा गया। रवि किरण सिरोर के साईं भक्त है, उन्होंने 3025 kg केसर आंबा जो है ये संस्थान को भेंट दिया है। वो आम से अमरस बनाया है और ये आम का रस जो है वह भी साईं भक्तों को प्रसाद के माध्यम से दे दिया है। साईं बाबा प्रसादालय में प्रसाद भोजन की थाली में आम रस मिलने की खुशी साईं भक्तों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद भोजन के साथ ही आम रस भी ग्रहण किया। हम लोग साईं बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा और हम भोजनालय आए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए और आज हमें पहली बार आमरस का मजा मिला यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, खा के बहुत आनंद आया। पीने के लिए बहुत मजा आ रहा और टेस्टी भी लगा सर, पेट भी बहुत भरा सर, बहुत सुपर सर। वहाँ पे रस मिला है, इसका तो हम लोग ने इमेजिन भी नहीं किया था, पर रस मिला है और वो भी इतना टेस्टी है, बहुत मस्त। पुणे के शिरूर इलाके में साईं भक्त रवि किरण यहाँ आम दान करते आ रहे हैं। इस बार उनका आम दान का ये 5वां साल है। रवि किरण ने 3.25 टन केसर आम अर्पण किए। इन आमों के रस का आनंद लेकर साईं भक्त तृप्त नजर आए।
शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पशुपालक अपने घर के दरवाजे पर ही दूध बेच सकें, इसके लिए खास वैन का निर्माण किया गया है। गुजरात के आणंद से लद्दाख के लिए इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वैन से पशुपालकों के दरवाजे पर ही दूध संग्रह किया जाएगा। साथ ही साथ दूध की जांच से लेकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का इंतजाम होगा। वैन की पूजा, नारियल फोड़कर शुभारंभ और झंडी दिखाकर वैन की रवानगी। ये कोई सामान्य वैन नहीं है, बल्कि ये है मोबाइल मिल्क कलेक्शन और कूलिंग सिस्टम प्रोटोटाइप व्हीकल। इस वैन को एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सुजुकी और आईडीएमसी लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। आसान रूप में इस खास वाहन की विशेषता जान लीजिए। दरअसल ये वो वाहन है जिसके जरिए पशुपालकों के घर से सीधा दूध खरीदा जा सकेगा और वहीं पर उसका ऑटोमेटिक टेस्ट भी हो जाएगा। आईडीएमसी के 300 लीटर बल्क मिल्क कूलर को मारुति सुजुकी सुपर कैरी वाहन पर लगाया गया है, जिसका संचालन व्हीकल के इंजन से होता है। इस गाड़ी पर एक डेटा प्रोसेसर आधारित दूध संग्रह इकाई भी लगी है, जो 100 वाट के सौर पैनल से संचालित होती है। 300 लीटर क्षमता वाले प्रोटोटाइप के जरिए दूध को एकत्र कर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी और कूलिंग सिस्टम की वजह से दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। फार्मर के घर से जो उसको दूध लाना पड़ता है, ऐसा एक हमने छोटा सा एक सिस्टम बनाया है जिससे फार्मर को डीसीएस तक दूध लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा मोबाइल वैन है, वो फार्मर के घर चला जाएगा। इसमें सारी फैसिलिटी है, तो दूध का वे हो जाएगा, दूध का टेस्टिंग भी हो जाएगा उधर ही। फार्मर को उसकी एक पर्ची भी मिल जाएगी, कितना दूध का वेट हुआ, कितना फैट है, एसएनएफ है, और उसको सोसाइटी तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध आएगा यहाँ पे सीधा वो चिलर में चला जाएगा, तो चिलिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो दूध की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें काफी सुधार भी आएगा। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पशुपालकों के लिए एक आसान दूध खरीद प्रणाली बन जाएगी, जिससे गाय का दूध, ऊँटनी का दूध, सबका प्रबंधन कुशलता पूर्वक हो सकेगा। खास बात यह है कि इस वैन का आकार छोटा होने के चलते इसका पशुपालकों के दरवाजे तक पहुंचना आसान होगा। And of course, this prototype we can develop the more. Then we would like to contribute this system in all over the India. पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन और विकसित इस खास वैन को गुजरात के आणंद में हरी झंडी दिखाकर लद्दाख के लिए रवाना किया गया, क्योंकि इसका सबसे पहले इस्तेमाल लद्दाख मिल्क फेडरेशन करेगा। आगे इस प्रोटोटाइप की क्षमता 300 लीटर से बढ़ाने की भी योजना है, ताकि बड़े गांवों से भी कुशलता के साथ दूध संग्रह किया जा सके। आणंद से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात क्रिकेट की। सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर संडे को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पे लगी है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। कल डैलस में खेले अपने पहले मैच में पाकिस्तान यूएसए से हार गया। इस बेहद रोमांचक मुकाबले का फैसला सुपर ओवर से हुआ। इससे पहले यूएसए ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। कप्तान बाबर आजम के 44 रन के संघर्ष के बावजूद पाकिस्तान की टीम मेजबान को 159 रन की चुनौती पेश कर पाई। यूएसए की ओर से नौस्तुश केजिंग ने 3 और सौरभ नेत्रवलकर ने 2 विकेट चटकाए। 159 रन के जवाब में यूएस भी 159 रन बना पाई और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया, जहां यूएसए ने टूर्नामेंट का पहला उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को मात दी। हालांकि इससे पहले यूएसए कनाडा को भी चित कर चुका है।